गुड मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक कोई ताकतवर व्यक्ति दूसरे दुर्बल व्यक्ति को उसके स्थान से हटा देता है। ठीक है, हटा दे तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापित कर देना। यानी कि किसी कोई बैठा हुआ व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है, ठीक है, तो ये अधिक क्रियाशील है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ कम क्रियाशील है, तो इसको क्या करे? अधिक क्रियाशील वाला इसके स्थान से हटा दे तो इसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब हम अपनी साइंस की भाषा पे आ जाते हैं। ओके, विस्थापन क्या होता है समझिएगा। देखिए, विस्थापन क्या है, इसमें आप ये लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्रियाशीलता की एक श्रेणी होती है, ठीक, उसके बारे में हम आपको लिखवा देते हैं। क्रियाशीलता की श्रेणी क्या है? जैसे यहाँ पे आपको पता होगा पोटेशियम अधिक क्रियाशील, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर आपका लोहा, फिर लेड, फिर उसके बाद जो है आपका टिन आ जाएगा, उसके बाद आप हाइड्रोजन, फिर कॉपर, चांदी और गोल्ड, Au। देखिएगा, ये क्रियाशीलता का क्रम है। ठीक, तो कहने का तो ये सबसे अधिक क्रियाशील, ये इसके पीछे आएगा, ये इसके पीछे आएगा। ओके, समझ रहे हैं आप? ये जो है ये इस प्रकार से है, समझे? तो ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। ओके, और सबसे कम क्रियाशील ये आपका गोल्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप प्लेटिनम लिख लीजिए। गोल्ड क्या गया? प्लेटिनम, Pt। ठीक, ये सब ये बहुत ही कम क्रियाशील। यहाँ पे लिख सकते हैं ये अधिक क्रियाशील, ये सबसे क्रियाशील होते हैं। यदि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक क्रियाशील। इसका मतलब क्या है? ये कम क्रियाशील। देखिए, करते होता क्या है, ये ऊपर वाले जितने भी तत्व यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या करते हैं? अपने नीचे वाले के तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसके स्थान से हटा देते हैं उसको। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, डिफिनेशन लिखी हुई है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कॉपर है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जा रहा है। होता क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा था, जो कॉपर होता है, जो जिंक होती है वो कहाँ होती है? कॉपर के ऊपर होती है, यानी कि जिंक है, फिर क्या होता है आपका? आयरन होता है। ठीक, ये सब फिर नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे क्या होती है? कॉपर होती है। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होती है, तो कॉपर के यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? जिंक है। तो जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील। तो जिंक ने क्या किया? इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को हटा दिया। समझ रहे हो? और इसके स्थान पे स्वयं आकर के यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या बन गया? ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और ये कॉपर को इसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए इसी प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे है Pb। लेड क्या कर रहा है? ठीक, ये कॉपर क्लोराइड आपका ये ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो अभी आपने पढ़ा कि लेड भी क्या होता है? कॉपर के ऊपर होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? लेड भी क्या है? कॉपर के ऊपर होता है। क्रियाशीलता की जो श्रेणी है उसमें लेड क्या होता है? ऊपर होता है। अब हमने आपको क्या बताया? जो भी तत्व हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? निचले वाले
तो उनसे क्या होता है, अधिक क्रियाशील होते हैं। अब वह क्या करते हैं, उसके विलयन से उनको विस्थापित कर देती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉपर को क्या कर देगा, ये पीबी लेड जो है आपको ये विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। पीबी कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। इस प्रकार से कॉपर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी कैसी अपक्रियाएँ हैं, विस्थापन अपक्रियाएँ हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। चलिएगा, हम यहाँ पे लिखवा ही देते हैं, आपको परिभाषा भी लिखवा देते हैं। यहाँ पर की अपक्रिया लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक, ओके, ग्रहण कर लेता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको बताया गया है, जब आयरन क्या करता है, दूसरे कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, Fe जो होता है, आयरन क्या करता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये कॉपर सल्फेट विलयन से SO4 के विलयन से, ठीक है, क्या कर देता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस का मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो ये आयरन क्या करता है, इसे कॉपर को यहाँ से हटा देगा और स्वयं आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, इस सॉलिड अवस्था में अलग हो जाएगा। ठीक, और ये कैसा हो जाए, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, लोहा या आयरन ने क्या किया, दूसरे कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। यानी कि इस कॉपर को क्या कर देता है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ओके, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी बहुत सी सिंपल सी हैं। इसमें क्या होता है, अदला बदली कर ली जाती है। जो तत्व हमारे होते हैं, ठीक है, परमाणुओं की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, इसकी परिभाषा अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है आपके बेरियम क्लोराइड के BaCl2 से। ठीक है, अब देखो होता है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में होता है क्या है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, ये जो सोडियम है ये क्या कर लेगा, ये यहाँ से बेरियम को हटा देगा। ठीक, यानी कि सोडियम जो है बेरियम के स्थान पे आ जाएगा, और बेरियम किसके स्थान पे आ जाएगा, सोडियम के स्थान। यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने स्थान को अदला बदली कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों अब आयन क्या कर रहे हैं, आयनों का एक्सचेंज कर रहे हैं, आयनों की अदला बदली कर रहे हैं।
ओके, आयनों के क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। अदला बदली यानी कि आदान प्रदान कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान, यानी कि ये इसके आयन इसके पास चले जा रहे हैं और ये सोडियम के आयन इसके पास चले जा रहे हैं। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, ये अब देखिए कि ये सोडियम है, ये यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन की जगह पे, ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि लवण बन जाएगा। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, ये बेरियम इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। ठीक, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 थे, क्लोरीन 2 थे, कंप्लीट हो गया। बेरियम, बाकी सब कंप्लीट। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। समझ गए। जब कभी भी अभिकारकों के क्या हो जाए, आयन आपस में, ये क्या हमने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। इधर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जब ये आपस में अपने आयन को चेंज कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीडेशन, जैसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण कब होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन, ठीक, इसकी क्या प्रोसेस, तो इसके 4 पॉइंट हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक, यदि आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है तो आप समझिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है जैसे जब कभी भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा हो, यानी कि पहला यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सी क्रिया हो रही है, उपचयन प्रोसेस वहाँ पे आई है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकेंड क्या है, जब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो, ह्रास या हाइड्रोजन निकल रही हो या पृथक की जा रही हो। ठीक है, तब वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसका लिख लीजिए, कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे किसी पदार्थ, इसकी डिफिनीशन लिखवा रहे हैं, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि, इसका मतलब है जो पदार्थ बन रहा है उसमें क्या हो, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा हो, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा हो। यदि निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, जो धन विद्युतीय लक्षण होता है वो क्या होता होगा, घटेगा। धन विद्युतीय क्या होगा, घट रहा हो, धन विद्युतीय अवयव में क्या आए, कमी आए। आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, में कमी आए। ठीक, इसका मतलब देखिएगा, जैसे कोई पदार्थ है यदि इसके ऊपर पॉजिटिव माइनस का चार्ज बढ़ता हो तब भी क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगी। अब प्लस का चार्ज घटता हो, प्लस का चार्ज क्या हो रहा हो सॉरी, घट रहा हो तब भी क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया, कार्बन को लिया, कार्बन को सॉरी, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करा दी, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन का योग। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो रही, कार्बन के साथ जुड़ करके क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है, समझ में आया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन का
ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑक्सीजन का योग। सेकेंड क्या हमने बताया था, हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का विस्थापन देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप जो है जब अमोनिया की अपक्रिया किसके साथ करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो देखिएगा होता क्या है, पहले हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा था, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा था। अब क्या होता है, यह हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, और अब नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, उसकी जगह पे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। प्लस क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बनेगा, जल बनेगा। प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक, इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक, ये इस प्रकार से ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4 और 6 4 10, यहाँ पे 5 2। ठीक, ये क्या है, ये भी हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो रहा है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन क्या करा, हटा दे रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करा। दो समझ में आ गए। थर्ड देखिएगा, थर्ड था हमारा ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि। जैसे यहाँ पे FeCl2 आपका है, ठीक है, फेरस क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया किसके साथ करा देते हैं, क्लोरीन के साथ करा देते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, पहले इसके पास आपको पता है इस क्लोरीन के सॉरी जो आयरन होता है आपका, उसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 के परमाणु होते, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या हुआ, पहले ही माइनस का कितना था, इसके पास 2 ही था, लेकिन जब इसने क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर ली तो ये बन गया FeCl3 बन गया। ठीक है, फेरिक क्लोराइड बन गया। और जब ये फेरिक क्लोराइड बन गया तब क्या होगा, तो अब आप देख रहे हैं जो फेरिक क्लोराइड बना, तो इसमें माइनस के जो यानी कि जो ये आपका जो पदार्थ बना है, ठीक, इस पर क्या होगी, निगेटिव चार्जेबल बढ़ गया। कैसे, क्योंकि अब एक क्लोरीन के पास कितना माइनस का चार्ज होता है, 1, तो 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3। देखिएगा Fe के पास कितना होता है, प्लस का 2 होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो ये समझ में आपकी आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा जब आयरन जो है फेरस के रूप में होता है, ठीक है, ठीक है, तब इसकी जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर जो इसकी होती है, सॉरी इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी प्लस की 2 होती है। ठीक, जब यह फेरिक अवस्था में होता है, ठीक, इसकी जो वैलेंसी पावर होती है वो कितनी हो जाती है, Fe प्लस की 3 हो जाती है। ठीक, तो आप वहीं यहाँ पे आपने देखा भी, ठीक है, जैसे जो FeCl2 की जब हम अपक्रिया किसके साथ करा देते हैं, क्लोरीन के साथ करा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे FeCl2 है, यहाँ पे FeCl2 ये किस रूप में है, ये फेरस फॉर्म में। कैसे है, फेरस में है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी इसकी संयोजकता कितनी होगी, प्लस की 2 होगी। ठीक, प्लस की 2 होगी। फिर इसकी क्रिया के साथ होगी तो ये बन गया FeCl3। ठीक, अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये फेरिक फॉर्म में होगा, फेरिक क्लोराइड बन गया। तो फेरिक क्लोराइड बनने के बाद क्या होता है, इसकी यहाँ पे यदि संयोजकता जो यदि इसकी नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो इसका 3 आएगा। ठीक, और ये इसका माइनस का 1 होता है, लेकिन इसके पास 3 परमाणु तो कितना हो गया, 3 हो गया, दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ओके, इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऋण विद्युतीय जो अवयव है यानी कि इसका मान बढ़ रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था, तो कि धन विद्युतीय जो अवयव होते हैं यानी कि जो आपके जो तत्व जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या आती है, कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, Zn। ठीक है, Zn की अभिक्रिया यदि कॉपर सल्फेट के साथ करा दी जाती है तो होता क्या है, जो अभी आपने पढ़ा कि कॉपर जिंक क्या है, कॉपर से हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। आपने क्या देखा कि
कॉपर कैसा था, धन विद्युतीय था नहीं था, क्योंकि कॉपर क्या है, प्लस में है। ठीक, सल्फर क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इस प्लस वाले को हटा दिया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आती है। तो ये है ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीकरण क्या होता है, पहला पॉइंट, क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन निकाला जा रहा हो, हाइड्रोजन को भगाया जा रहा हो। ठीक, हाइड्रोजन को निकाल रहे हो। थर्ड पॉइंट, जो आपका ऋण विद्युतीय है, ठीक है, ऋण विद्युतीय अवयव जो होते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, ठीक, उनका रेशियो क्या हो जाए, बढ़ जाए। चौथा होता है जो धन विद्युतीय होते हैं, उनका रेशियो घट जाए। यदि ऐसे चारों, यदि कहीं चारों में से कोई भी एक, ठीक है, आपका नियम फॉलो हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके विपरीत क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपको हम एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि यदि आप एक याद कर पा रहे हैं तो दूसरा इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, तो लेकिन बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सेकंड है अपचयन या रिडक्शन। देखिएगा रिडक्शन क्या होता है। ओके, इसमें भी वही 4 प्रोसेस हैं। क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसा अभी हमने बताया आपको। तो पहला, इसमें यदि ये 4 प्रोसेस हो रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पहला देखिएगा, वहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा था कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जोड़ी जा रही थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पृथक की जाती है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। सेकेंड, वहाँ पे हाइड्रोजन को निकाला जा रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा। थर्ड पॉइंट, वहाँ पे हमने क्या देखा था अभी, कि जो ऋण विद्युतीय अवयव था उनका अनुपात हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, जो धन विद्युतीय अवयव थे, वहाँ पे अनुपात क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट में हैं। ठीक, चलिएगा देख लेते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझिएगा, ऑक्सीजन का पृथक्करण। वहाँ पे हमने ऑक्सीजन को एडिशन देखा था, यहाँ पे पृथक्करण देखेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड की क्या करते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जिंक से अलग हो जाएगा, प्लस ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दी जाए तो ये क्या होता है, HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। ठीक, थर्ड देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल हमारा तो क्या था, ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, FeCl2 यानी कि फेरिक क्लोराइड, FeCl2Cl3 होगा। ठीक, वो फेरस होता है। ओके, प्लस इसके अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, H2S के साथ करा देते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड प्लस HCl बन जाएगा। ओके, प्लस में क्या बन जाएगा, आपका सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया और 3 2 4 2 6, 2 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं।
तो हमने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में क्या देखा कि ऋण विद्युत तत्वों की कमी हो रही है। धन विद्युतीय अवयवों के अनुपात में वृद्धि कैसे हो रही देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कापर क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जा रही है कापर के साथ, तो ये क्या है धन विद्युतीय है, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा कापर Cl। ठीक, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कापर एक था, यहाँ पे एक था, ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों आकर के एक साथ हो गए, ये क्या होगा धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ रहा है। ठीक, समझ में आएगा। ये क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक, ये क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और ये क्या आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ, उपचयन एवं अपचयन। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऐसी अभिक्रियाएँ जहाँ पे प्रोसेस दोनों हो रही हों। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएँ। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं फिर उसके बाद इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ कापर ऑक्साइड। ठीक है, कापर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, कापर ऑक्साइड क्या करता है, यानी कि अब आप देख पा रहे हैं कापर क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है। तो जब कभी भी हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, विस्थापित करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी वह ऐसे पदार्थ या ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे पहले कंबाइन था, फिर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, हट गया, तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कापर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, और इसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। समझ रहे हो? और ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। आपने जैसे समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कापर का ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ठीक, जब अभी आपने पढ़ा कि जब कभी भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन या रिडक्शन कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे कापर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। अभी आपने पढ़ा जब किसी भी तत्व के साथ, ठीक है, या अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रोसेस हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ओके, इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, कापर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये क्या है, कापर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया होती है तो बनता है कापर प्लस जल बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कापर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कापर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे केवल कापर बचा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो इसलिए यह क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अपचयित हुआ है। ठीक, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, यह उपचयित हुआ है। कहने का मतलब है, तो ये क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया में, अब देखिएगा यहाँ से आपकी परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में
एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। इन अपक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 2 टॉपिक और बचे हमारे, इसके बाद रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे Zn, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ये लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक, तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो जिंक का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रही है। ठीक, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है, ओके। यहीं पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड में, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन निकल करके, ठीक, ऑक्सीजन निकल रहा है, क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ पे टॉपिक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिख लीजिएगा। टॉपिक का नाम है हमारे संक्षारण। ठीक है, इन न्यू हेडिंग है संक्षारण या कोरेजन। ठीक है, संक्षारण या कोरेजन होता क्या है, किसी भी पदार्थ का परत दर परत, किसी पदार्थ का परत दर परत क्षय होना। क्षय का मतलब है डिस्ट्रॉय या डैमेज होना। किसी पदार्थ का परत दर परत, ठीक, जैसे ऊपर की परत डैमेज हो, फिर नीचे की परत, परत दर परत, ठीक है, डैमेज होना या इसका ह्रास होना, ठीक है, या क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, संक्षारण होता कब है, संक्षारण होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं, देखिएगा लिखा हुआ है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि पानी की मात्रा यानी कि जल की मात्रा, वाष्प की मात्रा आपके एटमॉस्फेयर में हो, आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। संक्षारित का मतलब ये खराब होने लगती है, डैमेज होने लगती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या कहलाता है, सही सब संक्षारण के उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा घरों में लोहे की, ठीक है, बहुत से उपकरण बने होते हैं। ठीक है, जैसे दरवाजे हुए, खिड़कियां हुई, ठीक है, रेलिंग्स हुई, तो आपने देखा होगा हम सभी लोग क्या करते हैं, दरवाजे की खिड़कियां, लोहे के दरवाजे, खिड़कियां और रेलिंग पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं, कहते हैं कि इस पर जंग ना लगे। ठीक, जंग लगना क्या है, संक्षारण की ही एक प्रोसेस है। ठीक है, वह संक्षारण के द्वारा ही जंग लगती है। ठीक, और जंग क्या करती है, उस लोहे को डैमेज करती रहती है। परत आपने देखा होगा उसके ऊपर एक परत पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, रस्ट, ये जंग की एक परत पड़ जाती है, और वह परत जो है फिर धीरे धीरे उस लोहे को क्या कर देती है, खराब कर देती है। इसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। समझ गए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ठीक, लोहे का संक्षारण बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में खिड़कियां हैं, विंडो हैं, सब होते हैं, उनकी हम लोग पेंटिंग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, संक्षारण नहीं हो पाता है। ओके, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट टॉपिक है विकृत गंधिता, या इसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। विकृत गंधिका का मतलब क्या होता है, समझिएगा। देखिएगा, जैसे हम सभी लोग देखते हैं घरों में, ठीक है, तेल के वसायुक्त या तेली खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जब उनको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है, रखा जाता है, तो उसमें होता क्या है, कुछ समय बाद उनका स्वाद बदलने लगता है। ठीक है, तो स्वाद बदलने लगता है, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधि कहा जाता है, या विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे भोजन
भोजन क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो भोजन को 4-6 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है। तो वो क्या है, तो उस भोजन का क्या हो गया, विकृत गंधिता का मतलब है वो भोजन में क्या हो गया, भोजन का उपचयन हो गया, यानी कि भोजन क्या हो गया, उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब है उसने जो है उसके ये भोजन किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, ठीक है, तो उसके जो अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और वह जो है अपघटित होने लगते हैं और जो है न्यू पदार्थ में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे कि भोजन क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना। यहाँ पे इसकी डिफिनीशन दी गई है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रख सकते हैं तथा उसका स्वाद एवं गंध कैसी होगी इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यदि ये ऑक्सीडेशन कर लेता है, यानी कि ये खाद्य पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है, तभी विकृत गंधिता होती है, वरना नहीं होती है। लिखा हुआ उपचयित होने पर तेल या वसा कैसे होते हैं, विकृत गंधि का मतलब होता है उनका स्वाद बदल जाना, ठीक है, तब उनके स्वाद एवं गंध बदल जाती हैं, स्वाद भी बदल जाता है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। ठीक है, प्रायः तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन होने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी से ख़राब नहीं। तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे चिप्स बनाने वाली थैली में आपने देखा होगा ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन भर दी जाती है। जो आप चिप्स खाते हो, आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट काफ़ी फूला हुआ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा चिप्स काफ़ी फूला हुआ है इस प्रकार से पैकेट, लेकिन उसको जब यहाँ से कट करके कट करते हैं तो उसमें से जब चिप्स निकालते हैं तो चिप्स बहुत थोड़े से निकलते हैं और वैसे बहुत बड़ा सा दिखाई देता है। तो उसमें बाकी क्या होता है, बाकी मटेरियल जो है आपका नाइट्रोजन भरा होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, इस ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर देती है, जिससे क्या उपचयन नहीं हो पाता, यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया उस खाद्य पदार्थ से नहीं हो पाती है, जिससे कि वहाँ पे विकृत गंधिका की प्रोसेस नहीं हो पाती और हमारा खाद्य मटेरियल जो है वो सुरक्षित रहता है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी के। यहाँ पे दो अभिक्रियाएं हैं, उन्हें देख लीजिएगा। एक होती है ऊष्माक्षेपी, ठीक, क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा, जब वह अभिक्रिया होती है तो उसमें से क्या निकले, ऊष्मा निकले, ठीक है। ऊष्माक्षेपी से इंग्लिश में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा या हीट, ठीक। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक, या ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, आपने देखा होगा कार्बन युक्त कोई भी पदार्थ, जैसे आप मान लीजिए कोयला है, कोयले को जलाइए तो कोयले से, जब कोयले को जलाएंगे क्या निकलती है, ऊर्जा मिलती है आपको, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस इसमें क्या होता है 94 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी क्या मिलती है इसमें, किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें से निकलती है, ठीक है। किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक इसी के विपरीत में होती है, या यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, रिस्पायरेशन का भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भोजन को जलाया जाता है, ठीक है। भोजन का कण हमारा क्या होता है, C6H12
ओसिस। ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं। जब भोजन को जलाया जाता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, तो उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने शरीर के जो भी हमारी फिजिकल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उन सभी में उसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस जल भी बनता है। ठीक, प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक, उस एनर्जी का हम क्या 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 करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, ओके, तो इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। 6 यहाँ पे है ही है, और यहाँ पे भी 6 कर लेंगे, तो 6 हाइड्रोजन 12 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 12 6 18। तो यहाँ पे कितना कर लेते हैं, 6 6 2 12 6 18। ठीक, इस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट। ये भी कैसी अभिक्रिया, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें भी क्या निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, इसी के क्रम में एक सेकेंड अभिक्रिया होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, कौन सी होती है, सेकेंड होती है आपकी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिएगा इसके शब्दों से समझिए। ऊष्मा शोषी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक, थर्मिक का मतलब ऊष्मा या हीट, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या दी जाए, ऊष्मा दी जाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा, यानी कि शोषी का मतलब होता है सोखना, लेना। ठीक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। बहुत सी सिंपल सा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण भी लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपने देखा होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि दिन में ही होती, नाइट में नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उसको ज़रूरत होती है। ठीक, ओके, समझ में आया। तो ये आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेट लेसन में हम बात करते हैं। नेट लेसन, चलिए नेट लेसन अभी जो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेट लेसन हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो है मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव नाइस डे।